गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट फर्स्ट जनन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आज हम इस यूनिट के चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जननतंत्र के बारे में आपने पढ़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव शरीर की संरचना अत्यधिक जटिल होती है। अब इससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर स्वस्थ जनन अंग जिनके सामान्य क्रियाकलाप हों जनन स्वास्थ्य के परिचायक होते हैं। जनन की संरचना और कार्य का अध्ययन तभी उपयोगी हो सकता है जब इनके साथ जनन स्वास्थ्य की प्रारंभिक जानकारी भी हो। आज जनन स्वास्थ्य को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। इसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े होते हैं। सामान्य रूप से जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग से होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के समस्त स्वस्थ विषयों के योग से है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक पहलू भी सम्मिलित हैं। अतः जिस समाज के सदस्यों के जननांग शारीरिक एवं क्रियात्मक रूप से सामान्य होते हैं, ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा, प्रत्येक साल में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। भारत ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम संपूर्ण जन स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। भारत में इन सभी कार्यक्रमों को सम्मिलित रूप से परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता है। भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत 1951 में हुई थी। इसके बाद भारतवर्ष में जनन स्वास्थ्य हेतु एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत 1997 में हुई, जिसे जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम शॉर्ट फॉर्म में RCH के नाम से जाना जाता है। यह कार्यक्रम मानव में प्रजनन, स्वास्थ्य, शिशु देखभाल तथा जनन नियंत्रण को सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। भारतवर्ष में जनन स्वास्थ्य के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे संगर्भता, प्रसव में सुविधा, यौन संचारित रोगों का निदान, गर्भ निरोधक का उपयोग तथा बांझपन आदि। आज इस अध्याय में हम इन्हीं सब विषयों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई जानकारियां हैं। जो भी बातें आपको इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से प्रेषित हो रही हैं, कृपया आप अपनी जीव विज्ञान की नोट्स कॉपी में इसे लिख लीजिएगा। इस चैप्टर जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम 2 भागों में प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। आज इस अध्याय का पहला भाग प्रेषित है। कृपया नोट्स कॉपी में इसे आप अवश्य नोट करते चलें।
जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन स्वास्थ्य है क्या। बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। भारत जैसे विशाल देश में अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे अशिक्षित समाज, बाल विवाह, कम उम्र में गर्भधारण, यौन संबंधी अज्ञानता एवं यौन संबंधी रोगों की जानकारी न होना है। आज इस अध्याय में हम इन्हीं सब विषयों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग से क्या तात्पर्य है। विश्व में भारत पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन, जिसे अब हम परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं, और इसकी शुरुआत 1951 में हुई। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत और व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत हम जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी, जो कि सन 2000 में तेजी से बढ़कर 6 अरब हो गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। हमारी जनसंख्या, जो देश की आज़ादी के समय लगभग 35 करोड़ थी, ये सन 2011 में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब 21 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। इसका सीधा अर्थ है कि आज दुनिया का हर 6वां आदमी भारतीय है। इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, मात्र मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि 1.7% अर्थात प्रति 1000 में 17 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। यद्यपि इस वृद्धि दर से 33 वर्ष के दौरान ही हमारी जनसंख्या 2 गुनी हो सकती है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि भोजन, आवास, कपड़े आदि। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। अब इसमें मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना है वह है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कौन से गर्भ निरोधक या कंट्रासेप्टिव्स प्रयोग किए जाते हैं। यह चैप्टर एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के अंतर्गत कई सारे शॉर्ट फॉर्म आएंगे
जिनका फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं ऐसी कौन कौन सी युक्तियां हैं जिनका उपयोग करके हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए कौन से गर्भ निरोधक उपाय हैं, इसके बारे में जानना है। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो, या हो तो कम से कम होना चाहिए। इसके साथ ही ये उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक न हो। गर्भ निरोधक को हम कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। उनमें से प्रमुख रूप से जो गर्भ निरोधक की श्रेणियां हैं, उनमें सबसे पहला है आवधिक संयम, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें एक दंपति माहवारी के चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान सहवास से बचते हैं, जिससे अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि हम माना जाता है। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होते हैं। इसलिए हमें 10 से 17वें दिन के अंतराल में हमें मैथुन क्रिया से बचना चाहिए। इस तरह से इस दौरान संबंध न बनाने पर गर्भधारण से बचा जा सकता है। दूसरा नेचुरल प्राकृतिक उपाय है, वह है स्तनपान अनार्तव, लैक्टेशनल स्तनपान अनार्तव। में क्या होता है, यह विधि इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के कारण अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है। आर्तव चक्र का अर्थ माहवारी से है। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 महीने की होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग इस दौरान शून्य होते हैं। यह अवधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ की अवधि तक ही कारगर मानी गई है। चूँकि उपर्युक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है, अतः इसके दुष्प्रभाव किसी भी प्रकार से नहीं पड़ते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण विधि है, वह है बैरियर मेथड। इस विधि में हम ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जिसके कारण शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म एंड ओवम को भौतिक रूप से मिलने से रोक दिया जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं। उनमें से कंडोम एक महत्वपूर्ण उपाय है, जो कि पतले रबर या लैटेक्स से बनाया जाता है। इसके उपयोग से पुरुष के पेनिस या स्त्री की वजाइना एवं गर्भाशय ग्रीवा को मैथुन के ठीक पहले ढक दिया जाए, जिससे स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं पहुंच पाते हैं। ये विधि के द्वारा हम गर्भधारण को रोक सकते हैं। इसके अलावा डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, जिसे हम सर्वाइकल कैप्स तथा वाल्स आदि भी रबर से बने रोधक उपाय होते हैं, जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर
शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देते हैं, जिसके कारण गर्भधारण की संभावनाएं शून्य होती हैं। इसके अलावा कुछ अनेक रोधी विधियां भी हैं जिनका उपयोग करके हम गर्भधारण को बचा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विधि है IUD। इन सब के फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। भारतवर्ष में यह दूसरी प्रभावी और सबसे लोकप्रिय विधि है। अंतःगर्भाशय युक्ति का उपयोग करने से गर्भधारण से बचा जा सकता है, लेकिन ये युक्तियां डॉक्टरों या फिर अनुभवी नर्सों द्वारा ही की जा सकती हैं। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतःगर्भाशय युक्तियां भी उपलब्ध हैं, जैसे औषधि रहित IUD। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है लिप्स लोब। दूसरा IUD तांबा मोचक होता है। तांबा मोचक IUD गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन को मोचित करता है, जिसके कारण स्पर्म्स की गतिशीलता और उनकी निषेचन क्षमता घट जाती है। तांबा मोचक IUD के अंतर्गत कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 आदि युक्तियां प्रयुक्त होती हैं। इसके अलावा हार्मोन मोचक IUD के अंतर्गत कई सारे हार्मोन भी इस्तेमाल होते हैं। ये हार्मोन्स गर्भधारण को रोकने में सक्षम होते हैं। हार्मोन मोचक IUD गर्भाशय में भ्रूण के रोपण को अनुपयुक्त तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। इसके अंतर्गत प्रोजेस्टोसर्ट्स और LNG-20 आदि युक्तियां इस्तेमाल होती हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक वजाइना के अंतर्गत किस प्रकार से हम IUD को लगा देते हैं। इस युक्ति को लगाने से स्पर्म्स ओवम तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो पाता है। इसके अलावा ऐसे कई उपाय हैं जो कि हम खा करके गर्भधारण को बचा सकते हैं। तो मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक एंटी गर्भ निरोधक प्रोजेस्ट्रोजन अथवा प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का संयोजन है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा टिकिया के रूप में, टैबलेट के रूप में लिया जाता है और ये गोलियां पिल्स के नाम से लोकप्रिय हैं। ये टैबलेट्स 21 डेज तक प्रतिदिन ली जाती हैं और इन्हें आर्तव चक्र यानी माहवारी के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू हो जाता है, इसे फिर से वैसे ही दोहराया जाता है और ये क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है। ये अंडोत्सर्ग और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है। शहरी नामक गर्भ निरोधक जो कि काफ़ी प्रचलन है, इसकी खोज भारत में ही लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जिसे हम सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट
या CTRI के नाम से जानते हैं, ये महत्वपूर्ण गर्भनिरोधक शैली को बनाने का श्रेय जाता है। शैली नामक गर्भनिरोधक गोली गैर स्टेरॉइड सामग्री से बनी होती है। इसे हम हफ्ते में एक बार ही लेते हैं। सप्ताह में एक ही बार इस गोली को लेना होता है। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या फिर त्वचा के नीचे इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है। इनके कार्य की विधि ठीक गर्भनिरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफ़ी लंबी अवधि के लिए प्रभावी होती है। सहवास के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजनों का प्रयोग या IUD के उपयोग को आपातकालिक गर्भनिरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है। इन्हें रेप या सामान्य असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित संगर्भता से बचाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा शल्यक्रियात्मक विधियां भी हैं जिसमें हम सर्जरी के माध्यम से गर्भधारण को रोक सकते हैं। शल्यक्रिया विधियां यानी सर्जरी ऑपरेशन ऐसी विधियां हैं जिन्हें हम बंधकरण भी कहते हैं। प्रायः उन लोगों के लिए ये विधि सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वे इसे स्थायी माध्यम के रूप में पुरुष स्त्री में से किसी एक को अपनाना पड़ता है। शल्यक्रिया की दखलंदाजी से गैमीट परिवहन रुक जाता है जिसके कारण गर्भाधान नहीं होता है। बंधकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन या वैक्सेक्टोमी तथा महिलाओं के लिए डिंबवाहिनी नलिका उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। वैक्सेक्टोमी इसके अंतर्गत हम शुक्रवाहक उच्छेदन में स्क्रोटम शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस में चीरा लगा करके छोटा सा भाग काट कर निकाल देते हैं और अथवा बांध देते हैं, जो कि पुरुषों में इस्तेमाल होती है। जबकि डिंबवाहिनी उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी या स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा लगाकर अथवा योनि द्वारा डिंबवाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल दिया जाता है या फिर इसे बांध देते हैं। इस प्रकार से शल्य चिकित्सा द्वारा पुरुषों में वैक्सेक्टोमी और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी प्रयुक्त होती है। डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, वैक्सेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करके उसको बांध दिया जाता है जिससे स्पर्म परिवहन नहीं हो पाता, जबकि महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब्स को कट करके उसको बांध दिया जाता है जिससे ओवम नहीं पहुंच पाते। इस तरह से हम शल्य चिकित्सा के माध्यम से भी गर्भधारण को रोक सकते हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ऐसी विधियां जो परिवार नियोजन के लिए प्रयुक्त होती हैं को बताने का प्रयास किया है। इसे आप अपनी बायोलॉजी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लेंगे और जहां डायग्राम बना हुआ है वहां पर अपना डायग्राम भी बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।